नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद मित्रों। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बीपीएससी से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन का सीरीज़, ठीक, जैसा कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें इडुटीरिया के द्वारा बनाया गया जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज़ लाने का मतलब यह है कि इसमें ऑलमोस्ट आपको जो भी टॉपिक होगा, जिस भी सब्जेक्ट का होगा, उस सब्जेक्ट का ओवरऑल सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम फिट टू फिट जो है सारी चीज़ें वो बैठ जाएगी। ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, कंटेंट बनाया गया है, ये कंटेंट इडुटीरिया के द्वारा बनाया गया है और ये काफ़ी हद तक ये बेनिफिशियल है और मतलब कह सकते हैं कि मतलब एक शानदार कंटेंट जो है इडुटीरिया के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन आप कंटेंट कह सकते हैं इसको। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आइए, ठीक है, हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसमें को किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं और एग्ज़ाम में हमारे किस टाइप से इस क्वेश्चन पे सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगे। उन सभी बातों पे हम यहाँ मतलब सभी टॉपिकों पे हम यहाँ चर्चा करने वाले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कंटेंट बनाया गया है, साफ साफ ऊपर दिख रहा होगा, इडुटीरिया के द्वारा बनाया गया है। मेरा इसमें कुछ ये नहीं है, ठीक है। तो जो भी श्रेय जाता है वो इडुटीरिया फैमिली को जाता है, उस परिवार को जाती है। मेरा यहाँ इसको लेने का, इसको चूज़ करने का पर्पस ये रहा है कि बहुत ही खूबसूरत सा कंटेंट है ये। मतलब हम कह सकते हैं कि इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कुछ नहीं होने वाला और इससे बाहर क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से कुछ नहीं रहने वाला है। तो अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो हिस्ट्री तो आपके साथ ही साथ बनी जाएंगे और हिस्ट्री बनने के साथ साथ आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का भी पेपर हो, उसके रिगार्डिंग से, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी टॉपिक और कुछ ऐसे भी क्लू आपको यहाँ मिलेंगे जो क्लू आपको, ठीक है, मेंस के पर्पस से भी, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होंगे। अब बात है कि जो भी 100 क्वेश्चन होगा ये इस टॉपिक में, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपको एक साथ करके बैठना, ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए मॉडर्न हिस्ट्री से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख पा रहे होंगे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये हमारा आज का चैप्टर है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर पे कुल मिला के बात करने वाले हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के समुद्री मार्ग में यूरोपीय रुचि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। मतलब देखिए, कहने की बात है कि यूरोपियन लोग भारत में रुचि लेना शुरू किया, ठीक है। क्यों? ऐसा क्या कारण रहा था कि यूरोपियनों को भारतीय मतलब भारत जैसे महाद्वीप में, उपद्वीप में आने की ज़रूरत पड़ी थी, भारत जैसे क्षेत्रों में आने की ज़रूरत पड़ी थी? ऐसा क्या रहा था कि यूरोपियन भारतीयों की तरफ अपना मुख करते हैं, हिंद महासागर की तरफ अपना मुख करते हैं? तो इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे और पहला हमारा जो क्वेश्चन है इससे संबंधित है। अब इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, 3 स्टेटमेंट है। आपको इन्हीं स्टेटमेंट में से पढ़ के आपको ये तय करना है कि इसका सही ऑप्शन क्या सही है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले स्टेटमेंट की, तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनर्जागरण की भावना, ठीक है। 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध जो है इसमें पुनर्जागरण की भावनाएं हुई थी। क्या इस कारण से यूरोपियन लोग भारत की तरफ आना शुरू किया था? दूसरा स्टेटमेंट, यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी जिससे समृद्धि और विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। यूरोप का जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी तेजी से ग्रोथ कर रहा था। क्या इस कारण से वो लोग आना यहाँ पसंद कर रहे थे? मांस की आपूर्ति में वृद्धि, ठीक है, जो मांस होता है, ठीक है, नॉनवेज की आपूर्ति में वृद्धि के लिए वो लोग इधर की तरफ आना शुरू किए थे। देखिए, इसकी अगर हम एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण की बात की जा रही है, तो बात सही है। यूरोप में होता क्या है कि पुनर्जागरण, आपको पता होगा कि पुनर्जागरण की व्यवस्था जो है वो इटली से शुरू होता है और इटली एक यूरोप का देश है। तो इटली से जो पुनर्जागरण की व्यवस्थाएं शुरू होती है, ठीक है, वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैला। तो पुनर्जागरण में हुआ क्या कि लोगों को अलग अलग क्षेत्र के बारे में जानकारी मिली, फिर उनको अलग अलग चीज़ों के बारे में, रिसोर्स के बारे में पता चला। तो उन सारे रिसोर्स को वो प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगह पे ट्रैवल करना शुरू करते हैं। उसी में वो लोग हिंद महासागर की तरफ यूरोप से निकलते हैं, ठीक है, और भारत की खोज हो जाती है, भारत के मार्गों की खोज हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा, यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी जिससे समृद्धि और विलासिता को वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। तो बात सही कि उन लोगों का अर्थव्यवस्था बढ़ रहा था जिस कारण से भोग विलास के कार्य में वो लोग लिप्त हो रहे थे, जिस कारण से इधर उधर वो लोग भटकना शुरू कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और मांस के आपूर्ति में वृद्धि, ठीक है, इसके लिए भी मतलब वो लोग, ठीक है, मसालों की खोज के लिए भारत की तरफ आना शुरू किए। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत का जो केरल वाला क्षेत्र है,
ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है मसालों के लिए फेमस है ये। साथ ही साथ जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, ये इंडोनेशिया का क्षेत्र जो है मसालों के लिए फेमस है। मलेशिया का क्षेत्र मसालों के लिए फेमस है। तो ये जो मतलब ये जो पोर्शन था, ठीक है, इस पोर्शन में मसालों के लिए अच्छे खासे जाने जाते थे, जिस वजह से, ठीक है, थोड़ा सा दीपावली का माहौल है तो पटाखे की साउंड आपको जा रही होगी, तो थोड़ा सा इग्नोर करेंगे उसको। आइए, तो मसालों के कारण भी ये लोग इधर मतलब ट्रैवल करना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कुल मिला के हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऐसे करके आप सारे स्टेटमेंट को बड़ी ध्यान से देखेंगे, फिर एक एक करके आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें आराम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था, ठीक है। आपको पता है कि भैया ब्रिटिश जो है, ये ब्रिटिश लगभग 1600 में भारत में आए थे, ठीक है। फ्रेंच जो है ये लगभग 1664 के आसपास भारत में आया था। डच जो है ये लोग लगभग 1598 के आसपास, ठीक है, भारत में आने का प्रयास किया था, ठीक। पुर्तगाली जो है, ठीक है, ये पुर्तगाली जो है ये आए थे 1498 में। डच जो है ये, ठीक है, 1596 के आसपास आया था ये। तो ये सबसे पहले की हम बात करें तो पुर्तगाली जो है ये इन बाकी लोगों से सबसे पहले आता है। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद हम बात करें तो डच, उसके बाद हम बात करें तो ब्रिटिश, फिर उसके बाद बात करें तो फ्रेंच। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए क्लियर होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका यहाँ पर एनालिसिस भी दिया हुआ है, अगर आपको डाउट हो तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं। पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे, ठीक है, जो समुद्री मार्ग से भारत आए थे, ठीक है। पुर्तगाली वो पहले यूरोपीय समुद्री मार्ग से भारत की तरफ आए थे। वास्तव में पुर्तगाली भारत आने वाले पहले और भारत छोड़ने वाले अंतिम यूरोपीय थे। मतलब पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आया था और भारत को छोड़ने वाला भी सबसे लेट में वही था। बात यह है ना कि पुर्तगाली 1498 में भारत में आया, लेकिन 1961 तक लगभग वो भारत में रहा था, ठीक है। सब चले गए, फिर ये कैसे रह गए, ठीक है। अब फाइनली अंग्रेज काफ़ी लंबे समय तक रहे थे, 1947 के आसपास अंग्रेज भी चले गए, फिर ये काहे रह गया। तो इसके कारण ये है कि 1961 तक, ठीक है, भारत का एक राज्य जिसको गोवा के नाम से जानते हैं, इस गोवा वाले क्षेत्र पर पुर्तगालियों का अधिकार था। तो फाइनली 1961 में, ठीक है, ये समझौता हुआ और जिस समझौते के तहत पुर्तगालियों को गोवा छोड़ना पड़ा। तो 1961 तक हम कह सकते हैं कि गोवा पर अधिकार किनका था, तो पुर्तगालियों तक का था। और यही कारण है कि पुर्तगाल के जो भी लोग थे, ठीक है, वो 1961 तक भारत में स्थापित रहे थे। तो सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले इन दोनों लोगों में किसका नाम आता है, तो पुर्तगाली का आता है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। किस गुजराती नाविक ने भारत यात्रा के दौरान वास्को डी गामा की मदद किया था। अब देखिए, वास्को डी गामा जब भारत आ रहा था तो उसको पता था नहीं कि उसको आना कहाँ है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि ये हो गया यूरोप, ठीक है, ये हो गया भारत। आप मान लीजिए कि ये क्या हो गया, ये हो गया भारत, ठीक। तो जो यूरोप से जो वास्को डी गामा आ रहा था, उसको नहीं पता था कि भारत आना कैसे। इससे पहले भी कुछ लोगों ने आने का प्रयास किया था, लेकिन वो नहीं आ पाए थे। जैसे आपको पता होगा कि वास्को डी गामा से पहले कोलंबस नाम का यात्री आने का प्रयास किया था, जबकि वो रास्ता भटक के अमेरिका की तरफ चला गया था। तो ये वास्को डी गामा भारत की तरफ आना चाह रहा था, लेकिन ये भी जो है ये, ठीक है, इस क्षेत्र में ये भी रास्ता भुला गया था। अरब सागर के आसपास आते आते इसको भी मतलब ये, मतलब ऐसा नहीं पता चला था कि हमको भारत में जाना है तो किस रास्ते से जाए। फिर फाइनली क्या होता है कि भारत के गुजरात क्षेत्र का एक व्यापारी होता है और वो व्यापारी वास्को डी गामा को मदद करता है, उसको उसको रास्ता दिखाने का काम करता है, उसका मार्गदर्शन करता है। तो वास्को डी गामा को मार्गदर्शन करने के लिए जिस व्यक्ति का नाम है आता है, उस व्यक्ति का नाम है अब्दुल माजिद, ठीक है। तो अब्दुल माजिद को या अब्दुल मजीद, ठीक है, इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। इसी के सहायता से वास्को डी गामा भारत के तरफ आने का प्रयास किया था, ठीक है। क्लियर है। चलिए आइए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए वही सारी बात है। अब वास्को डी गामा भारत में आया तो किस क्षेत्र में आया, अब आइए अब देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा जो भारत आया था वो इस रास्ते से होके आया था। ये जो रास्ता है, ठीक है, इसको केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। उस बार्थोलोमियो डियाज ने इस रास्ते की खोज किया था, इसलिए इसको केप ऑफ गुड होप कहा गया। और इस गुड होप के तहत होते हुए, इस तरीके से होते हुए, मेडागास्कर द्वीप है ये,
ठीक है। इस मेडागास्कर द्वीप से होते हुए, बगल में मॉरिशस द्वीप है, इन सब द्वीपों से होते हुए, अरब सागर से होते हुए ये भारत के क्षेत्र में पहुंचा था। और भारत में कहाँ पहुंचा था? तो भारत में एक जगह थी उस समय पर केरल में, जिसका नाम था कालीकट। तो केरल के कालीकट पे वास्को डी गामा पहुंचा था। अगर पूछे कि सबसे पहले वो कहाँ पहुंचा था, तो केरल में कहाँ? तो काली तट पे। ठीक है, उस समय उसको मालाबार तट के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो वास्को डी गामा जो है वो भारत किसके सहायता से आया था? अब्दुल मजीद की सहायता से आया था। ठीक है, चलिए उम्मीद है क्लियर हो रहे होंगे। अब आइए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वास्को डी गामा पहली बार किस वर्ष भारत आया था? तो बस वही बात है जो हमने ऊपर देखी है। ठीक है, सिंपल सा याद रखिएगा। इसके क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आइए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, इसका हमने अच्छा से देख लिया था एनालिसिस, अब करने की आवश्यकता है नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? अब जाहिर सी बात है कि जो कालीकट का राजा होगा वही करेगा। अब कालीकट का राजा था कौन? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कालीकट वाला क्षेत्र है, इस कालीकट वाले क्षेत्र पर इसका स्वागत कौन कर सकता है? ठीक है, अगर आपको हिंदी में समस्या हो रहा होगा तो बजाते यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इसको भी देख के आप काम चला सकते हैं। ठीक है, हु वेलकम वास्को डी गामा एट कालीकट। ठीक है, तो कालीकट पे वास्को डी गामा का जो है वेलकम कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा, एक जमोरिन नाम का शासक था। ठीक है, जो उस समय कालीकट के क्षेत्र में शासन करता था। ठीक है, जब वो आप ये वास्को डी गामा पहुंचा वहाँ, तो वास्को डी गामा जाने के बाद जब ये पहुंचा तो ढेर सारा उपहार लेके गया। और उस समय जो भी राज्य रजवाड़े हुआ करते थे, धन के लोभी, मतलब अत्यधिक लोभी कह लीजिए आप, तो इस प्रकार से वो लोग धन के लोभी हुआ करते थे। कोई भी बाहर से आता था तो कुछ पैसों के कारण उनको हर चीज़ का अधिकार वो दे दिया करते थे। यही कारण था कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो जमोरी नाम का जो शासक था, इस शासक ने इसका वेलकम किया और अच्छा से वेलकम किया, और इसको बहुत सारे व्यापार करने का भी इजाज़त दे देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वास्को डी गामा को यूरोपीय बाजार में किस वस्तु को बेचकर भारी मुनाफा हुआ था? ठीक है, मतलब कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो यहाँ से वो कौन सारी वस्तुओं को लेकर गया कि जब वो इसको यूरोप में लेकर गया तो उसको बेचने के कारण उसको बहुत अधिक फायदा हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन भारत में आया था। अभी आपको कुछ देर पहले बताएं, शायद फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताए थे कि वो मसालों के लिए भारत में आने का प्रयास किया था। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें मसाला का ऑप्शन क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि काली मिर्च जो है वो मसाले का आइटम है। तो काली मिर्च वाले, मतलब जो भी ये मसाले का एक काली मिर्च प्रकार है, इसको जब वास्को डी गामा, ठीक है, भारत के क्षेत्र से पुर्तगाल के क्षेत्र में जब वो लेकर जाता है तो होता क्या है कि जितना इसका पूंजी लगता है, मतलब जितना यहाँ इन्वेस्ट करता है मसाला खरीदने में ये, इसका लगभग, ठीक है, 60 गुना, ठीक है, लगभग 60 गुना जो है ये प्रॉफिट इसको मिलती है ये मसालों को यूरोप में बेचने से। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इससे पहले जो भारत और, ठीक है, यूरोप के बीच में व्यापार करने का काम करते थे वो अरबी लोग करते थे। तो एक बात क्लियर हो गई कि ये अरबी लोग जो भारत से सामान खरीद कर यूरोप में बेचता था, ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाता था। ठीक है, और वास्को डी गामा को इतना प्रॉफिट हुआ कि इसके प्रॉफिट को देखकर यूरोप से बहुत सारे लोग जो है अट्रैक्ट हुए किसके तरफ? भारत के तरफ। और इस प्रकार से भारत जो है यूरोपियनों का एक धीरे धीरे बाजार बनने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर अगर पूछे कि यूरोपीय बाजार में मतलब किस वस्तु को बेचकर भारी मुनाफा कमाया था, तो काली मिर्च को भारत में बेच के मुनाफा कमाया था। अब देखिए, अब होगा क्या कि अब यूरोपियन लोग यहाँ से कंटिन्यू भारत में आना शुरू करेगा, और एक एक करके ढेर सारे कंपनी आएंगे भारत में और ढेर सारे व्यापार यहाँ से करना शुरू करेगा। जैसे जैसे व्यापार वो लोग बढ़ाएगा, उनको एक बात क्लियर होता जाएगा कि भारत के जो भी शासक लोग हैं वो शासक आपस में ही लड़ झगड़ के एक दूसरे में व्यस्त रहते हैं। फिर वो क्या करेंगे कि साथ व्यापार करने के साथ साथ अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करेंगे, खुद को एस्टैब्लिश करेंगे, और खुद को एस्टैब्लिश करने के बाद वो लोग एक एक करके राजा रजवाड़ों को पीट पाट के उसकी सत्ता को अपने कब्जे में लेंगे, और फाइनली 1757 के आसपास अंग्रेज जो है वो भारतीयों पे अधिकार कर लेगा, और लगभग 1947 तक हमको एक गुलामी के बंधन में बंध के रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, जिसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में ये लोग आया था
तो इसका पहला वायसराय बन के कौन आया था? अब देखिए पुर्तगाली लोग जो है ये लोग भारत में आया कब? तो अभी आपको बताएं कि 1498 में आया वास्को डी गामा आया, ठीक है। आया किस लिए था? तो ये आया था ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जैसे ही ये आया, इसको 1 से 2 साल में ही ये बात क्लियर हो गई कि भारत में व्यापार करना काफ़ी आसान है और व्यापार करने से भी आसान है भारत में शासन करना, ठीक है। अब ये लोग क्या करेगा कि भारत में अपनी शासन स्थापित करेगा और शासन स्थापित करने के लिए क्या करेगा? तो कुछ वायसराय को, ठीक है, जो उस चीज़ को गवर्नर करे, उसको अब ये लोग नियुक्त करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि पहला पुर्तगाली वायसराय जो है वो कौन था और कब आया था? तो याद रखिएगा कि पहला पुर्तगाली वायसराय जो था वो कौन था? तो ये अल्मेडा था, ठीक है। फ्रांसिस्को डे अल्मीडा जो था ये पहला पुर्तगाली वायसराय था। तो क्वेश्चन पूछता है पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? याद रखेंगे कौन था? अल्मीडा था। दूसरा कौन था? तो दूसरा था अल्बुकर्क, ठीक है। अल्मीडा कब आया था? तो ये 1505 में आया था, ठीक है। 1505 में इसको भारत के वायसराय के रूप में इसको भेजा गया, ठीक है। चलिए, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ताकि आसानी से ये चीज़ें आपको क्लियर रहे। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट है, ढेर सारे स्टेटमेंट है। अब इसमें से 1-2 भी आपके, ठीक है, सही होते हैं तो आसानी से आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि आपको जो ही नहीं कि सारे स्टेटमेंट पता हो, आपको अगर इतने स्टेटमेंट में 1 आध 2 स्टेटमेंट भी अगर गलत मिल जाते हैं तो आसानी से आप इसका उत्तर निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आइए हम एक-एक करके इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं कि आखिर इसमें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। आइए, निम्न में से क्या भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव दर्शाता है? भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव जो है क्या दर्शाता है? ऐसा क्या रहा था कि जिस वजह से हम ये मान लें कि भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव रहा था, ठीक है। पहला, भारत में ईसाई धर्म का प्रसार, ठीक है। दूसरा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रसार। देखिए ईसाई धर्म का प्रसार बिल्कुल है, जब वो लोग भारत के क्षेत्र में आया था तो वो लोग आसानी से जो है वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। वो लोग ईसाई धर्म को मानते थे, ठीक है, और इन्हीं को वो लोग भारत में बहुत ज़्यादा फॉलो करने का, मतलब प्रसार करने का कोशिश किए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर उनके कल्चर से, उनके संस्कृति से लोग जुड़े रहेंगे तो उनको श्रेष्ठ समझेंगे, उनको श्रेष्ठ समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनसे लोग घुल मिल के रहेंगे। और वो भारत में जिस उद्देश्य से आया था, व्यापार करने का उद्देश्य से, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, उन सारी चीज़ों पर वो टिका रहेगा, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। दूसरा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की विकास किया। अब आपको पता होना चाहिए कि लगभग 15वीं शताब्दी में वहाँ पर क्या होता है यूरोप में, तो पुनर्जागरण का, ठीक है, शुरुआत होता है। पुनर्जागरण की काल अच्छे से वहाँ संपन्न होती है। अब यही कारण रहता है कि वो लोग प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण करते हैं और उस प्रिंटिंग प्रेस को भारत के क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। गोथिक कला का प्रवेश, जो वो लोग जिस टाइप की शैली का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, घर बनाने में, ठीक है, बिल्डिंग बनाने में, उस टाइप के शैलियों का वो लोग भारत में इंट्रोड्यूस करना उसको शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद भारतीय सूत्री वस्त्रों को यूरोपीय बाजार में व्यापकता से फैलाना। अब देखिए यही गेम खेल गया, क्वेश्चन सेट करने वाले यही गेम खेलेगा, सूती वस्त्र को यूरोपीय बाजार में व्यापकता से फैलाना। एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो पुर्तगाली ये लोग आया था, ये लोग सूती वस्त्र का व्यापार करने नहीं आया था। इन्हें पता ही नहीं था कि भारत में सूती वस्त्र की क्वालिटी इतनी अच्छी है या फिर इसको बाजार में बेचेंगे तो अच्छे खासे प्रॉफिट होंगे। ये लोग आया था किस चीज़ के लिए? तो मसाले के लिए, क्योंकि मसाले में इनको अच्छे खासे प्रॉफिट हुए थे। तो सूती वस्त्र की बात कब आता है? तो याद रखिएगा जब डच लोग आता है, ठीक है, जैसा कि आपको बताए थे कि 1596 में डचों का भारत में आगमन होता है, ठीक है। 1503, 4, 5 के आसपास ये लोग अपनी फैक्ट्री स्थापित करना शुरू करते हैं। तो डच लोग भारत में सूती वस्त्र को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया और यहाँ से सूती वस्त्र ले जाके ये लोग यूरोप में बेचना शुरू किया। फिर जैसे ही डच इसको फेमस किया यूरोप में सूती वस्त्र का डिमांड बढ़ा। तो सूती वस्त्र का डिमांड बढ़ने के बाद भारत में जो भी उस समय पर अलग अलग कंपनियां थी, ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश हो गए, ये डच हो गए, पुर्तगाली हो गए, अब ये लोग भी उस चीज़ को व्यापार के रूप में सम्मिलित करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा जाए तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 1596 ईस्वी में जो ये डच लोग आया था, इन्हीं लोगों ने सबसे पहले सूती वस्त्र को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया था। तो मेरे हिसाब से यहाँ ऑप्शन 4 जो है, ये कथन 4 जो है वो गलत होने चाहिए। अब देखिए कथन 4 किस किस में है, जिस जिस में है उसको छाँटते चल जाइए। ऑप्शन ए में है खत्म, ऑप्शन बी में है खत्म, ऑप्शन सी में और डी में नहीं। अब आइए, हमने यहाँ देखा कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। उसके बाद तंबाकू, हाँ याद रखिएगा कि पुर्तगालियों का ही देन है तंबाकू। आलू जो है इस ये भी पुर्तगाली का देन है, संतरा ये भी, मतलब ये जो तीनों के तीनों फसल जो है ये किसका देन है? तो पुर्तगालियों का देन है, ठीक है। आज जो हम लोग तंबाकू का सेवन करते हैं ये सारे तंबाकू जो है कहाँ से आए हैं? यूरोपियनों से आए हैं,
ठीक, तो आज आप देखिए कि बहुत अच्छे से भारत के लोग जो है तंबाकू का सेवन करता है, ठीक है, कहीं खा के थूक दिया, कहीं मतलब लगा दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा भारत में। लेकिन यहीं आप चले जाइए यूरोप के किसी भी कंट्री में, आपको एक भी ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी तंबाकू खाकर थूका गया हो, ठीक है। ये लोग लाया वही लोग, इसकी उत्पादन वही लोग किया, लेकिन इस चीज़ से आज वो लोग बहुत अच्छे से बचा हुआ है। और हम भारतीय लोग खास करके बिहार की बात करें तो हमें तो लगता है कि दाल भात पे भी लोग तंबाकू का आजकल इस्तेमाल करने लगे होंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा मानना है कि यहाँ पर ये ऑप्शन ए मतलब कथन 1, 2, 3 और ये 5, 6, 7 ये सही है। जो हमारे किस में है 4 नहीं, ये ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, हुगली को समुद्री डकैती के अड्डे के रूप में किसने इस्तेमाल किया था, ठीक है। हुगली जो है इसको समुद्री डकैती के रूप में किसने इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा समुद्री डकैती के रूप में इस्तेमाल करने वाला ये कौन था, तो ये पुर्तगाली था, ठीक है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि हुगली कहाँ है। अब हुगली के लिए आपको भारत का मैप पता होना चाहिए, ठीक है। ये है बंगाल, ये है गंगा नदी, ये है हुगली नदी, ठीक है। ये जो हुगली नदी है ये आके आपको इस तट वाले क्षेत्र में मिलती है, ठीक है। तो इस तट वाले क्षेत्र में प्रभाव किसका बहुत अधिक रहा था, तो याद रखिएगा कि पुर्तगाली लोग जब आया था तो इन लोगों ने हुगली के क्षेत्र में अपना पूर्ण रूप से अधिकार स्थापित किया था। क्यों किया था, क्योंकि ये एक तटीय क्षेत्र था और इन्हें पता था कि अगर समुद्र पर हमारा कब्जा रहेगा तो भारत में होने वाले जितने भी व्यापार है इन सारे व्यापार पे हमारा कब्जा रहेगा, मतलब कि बिजनेस हमारा बढ़ेगा और बिजनेस हमारा बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा उद्देश्य पूरा होगा, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट कमाने ही भारत में आए हुए थे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि पुर्तगाली जो है यही लोग डकैती के रूप में हुगली को इस्तेमाल किया था। करता क्या था ये लोग बेसिकली कि कोई भी अगर जहाज वहाज आता था या फिर कोई भारतीय शासक का कोई सामान व्यापार के रूप में कहीं जा रहा है तो इसको ये लोग लूट कर और सीधे यूरोप भेज देते थे, ठीक है। तो लूट लाट करने के लिए ये लोग किसका इस्तेमाल किया था, तो हुगली का इस्तेमाल किया था। जरा सोच के देखिए एक विदेशी भारत आता है और भारत आके भारत के किसी एक क्षेत्र पर अपना अधिकार करता है और उस क्षेत्र में होने वाले जितने भी व्यापार होते हैं उन सब चीज़ों को एक एक करके वो लूटना शुरू करता है। जरा सोच के देखिए कि उस मतलब ये यूरोपियन की मानसिकता क्या रही होगी और भारतीयों की मानसिकता क्या रही होगी। हम लोग चुपचाप आराम से उस चीज़ को एक्सेप्ट करते जाते थे, ठीक है। क्योंकि देखिए भारत को गुलाम बनाना बहुत आसान था, क्योंकि हमारे भारत में एक चीज़ कंसेप्ट ये क्लियर था कि यहाँ शुरू से लोगों को ना गुलामी की आदत पड़ी थी। शुरू में एक समय था, ठीक है, कि उस समय में ये लोग ठीक है धार्मिक रूप से गुलाम रहा। फिर उसके बाद एक समय आया जब राजा रजवाड़े आए, ठीक है, उनका ये लोग गुलाम रहा। फिर उसके बाद विदेशी आए जैसे मुगल आए, सल्तनत काल के शासक लोग आए, तुर्की लोग आए, इन लोगों का गुलाम रहा, ठीक है। इतने दिनों से गुलामी की एक जंजीर बंधी हुई थी कि हम अपने आप को गुलाम मान बैठे थे और हमारे वो डीएनए में बस गया था। अंग्रेज आए देखे कि तो यार पहले से गुलाम है, इसको गुलाम बनाना क्या ही कठिन बात है। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने, ठीक है, और जो भी यूरोपियन थे सभी लोगों ने आसानी से भारतीयों को यहाँ पर पीट पाट के अपने अंडर में ले लिया और जितने भी शासक रहे बढ़िया से शासक लोग पीटाया, ठीक है, सबको अच्छे से पीट पाट के उसको अपने क्लच में ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं कि हुगली जो है इस हुगली को, ठीक है, लूटने के लिए इस्तेमाल किसने किया था, तो वो किया था पुर्तगालियों ने, ठीक है। चलिए आइए बिना बकवास किए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बात करेंगे। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला वाणिज्यिक व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया, ठीक है। अब यहाँ पर बात है कि इन लोगों ने अपना सेंटर कहाँ बनाया, क्योंकि अब तो ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए फैमिलियर हो चुके हैं। अब फैमिलियर हो गए हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग अपना सेंटर बनाएगा। तो ये लोग अपना सेंटर कहाँ बनाएगा, तो कुछ सेंटर भी आप लोग याद रखिएगा। अब सेंटर में क्या याद रखना है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें कि पुर्तगालियों ने अपना पहला वाणिज्य व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था, तो भैया याद रखिएगा कि इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया था, ठीक है, 1503 में, ठीक है। इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में, कोचीन कहाँ है, तो याद रखेंगे कोचीन केरल है। और आपको पता होगा कि ये वास्को डी गामा जो भारत आया था वो केरल में ही आया हुआ था। तो वहाँ के जो शासक थे उससे परमिशन लेकर उसने केरल के क्षेत्र में क्या किया कि एक फैक्ट्री स्थापित कर दी, वाणिज्यिक व्यापार केंद्र स्थापित कर दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आइए अब इसके अगर आप बात करें अगर, ठीक है, एनालिसिस के, तो पढ़ लीजिए कालीकट में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, ठीक है। देखिए इसका कारखाना था कहाँ कहाँ, तो कालीकट, ठीक है, कन्नौर, कोचिंग, ठीक है, इन जगह पे इन लोगों ने अपने, ठीक है, व्यापार को बढ़ाने के लिए केंद्र सेंटर स्थापित किया था, ठीक, कहाँ, कालीकट, कन्नानौर, कोचिंग, ठीक है।
इन चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। अंततः गोवा भारत में पुर्तगाली शक्ति का केंद्र बन गया और लास्ट में ये लोग गोवा से अपने आप को संचालित करना शुरू कर दिए। मतलब इन लोगों का सब कुछ जब पूरे भारत पर लगभग इन लोगों का कंट्रोल हो गया तो इन लोगों ने गोवा को अपना सेंटर बनाया और वहाँ से अपने एक कैपिटल के रूप में पूरे भारत पर ये लोग कब्जा करना शुरू कर दिया था, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस के आरंभ का श्रेय किस यूरोपीय शक्ति को जाता है? अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे, ठीक है, कि तंबाकू हो गया, ये कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। आलू जो था, ये आलू कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था, ठीक है। या फिर पूछे कि जो संतरा था ये कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल से आया था, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस वाली व्यवस्था ये लोग कौन लाया था? तो पुर्तगाली लोग लाया था। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस की व्यवस्था जो है इसकी शुरुआत किसने किया था? तो याद रखिएगा ये यूरोपियनों में पहला नाम आता है किसका? पुर्तगाली का, ठीक है। देखिए आलू की जो फसल है, आज आपको पता होगा कि आलू से हम लोग इतने फैमिलियर हो चुके हैं कि बिना आलू के हमारे यहाँ कोई सब्जी ही नहीं बनता, ठीक है। तो आलू इतना ज़्यादा हम लोग उस चीज़ से फैमिलियर हो गए, अगर आलू जो है कुछ समय तक ना मिले तो एक भूचाल सी आ जाएगी और ऐसा हुआ भी था, ठीक है। ऐसा हुआ भी था 1870 के आसपास में हुआ क्या था कि बंगाल में आलू की फसल खराब हो गई थी और आलू की फसल खराब होने से लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं किसान इस कदर जो है वो डिपेंड हो गए थे आलू की कृषि पर, ठीक है। तो आलू जो है ये भारत में था नहीं, ये पुर्तगाली लोग आया तो भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अकबर बादशाह जो था उसको ये आलू बहुत ज़्यादा पसंद आया था और वो अपने खाने में आलू को हर रोज़ मतलब वो लगाना शुरू किया और ऐसी लत लगाया पूरे भारतीयों को कि आज सुबह आलू, शाम आलू, मस्त आलू 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 चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आलू की शुरुआत जो है ये कहाँ से होती है? ठीक है, पुर्तगाली से होता है, वही लोग भारत में लेके आए थे, ठीक है। तंबाकू की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था, ठीक है, राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अब भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, अब आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाल लोग भारत में आया कब था? 1498 में आया था। 1498 में आने के बाद इन लोगों ने भारत में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करनी शुरू की। कब किया? 1503 में इन लोगों ने, ठीक है। ये कोचीन के क्षेत्र में, कालीकट के क्षेत्र में, ठीक है, इन क्षेत्रों में इन लोगों ने फैक्ट्रियाँ स्थापित करना शुरू कर दिया। तो बात रहा कि वास्तविक हम रियल फाउंडर किसको मान सकते हैं? देखिए तो अगर पुर्तगालियों की अगर हम बात करें तो पहला जो था ये वायसराय के रूप में कौन आया था? ठीक है, तो अल्मेडा आया था। लेकिन अल्मेडा बहुत अच्छे से मतलब भारत में पुर्तगालियों के व्यवस्था को एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। तो इसके लिए कौन आया था? तो इसके लिए याद रखिएगा कि जो अल्बुकर्क था, ऑप्शन सी जो आपका है अल्बुकर्क, ये अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का रियल फाउंडर माना जाता है, ठीक है। पुर्तगालियों का रियल फाउंडर जो है वो माना जाता है किसको? तो अल्बुकर्क को माना जाता है, ठीक है। अल्बुकर्क का टेन्योर याद रखिएगा, ये जो है ये 1510 से लेकर 1515 तक ये भारत में शासन करता है और यही है जिसने पहली बार बीजापुर के शासक आदिल शाह को पीट पाट के अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ से आपका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, अल्बुकर्क। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किस वायसराय के कार्यकाल में गोवा पुर्तगालियों के अस्थायी राजधानी बनाया गया था? ठीक है, गोवा को पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी किसके कार्यकाल में बनाया गया था? पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अब ये आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि इन लोगों ने अपना केंद्र जो है वो किसको बनाना शुरू किया? तो केंद्र बनाना शुरू किया था किसको? गोवा को, ठीक है। तो याद रखिएगा नीनो डी कुन्हा जो है, ठीक है, नीनो डी जो कुन्हा जो है, ठीक है, ये व्यक्ति आता है 1530 के आसपास। जब ये व्यक्ति भारत में आता है वायसराय बन के पुर्तगालियों का, तो इसने क्या किया कि गोवा को एक राजधानी के रूप में इस्टेब्लिश किया और वहाँ से पूरे भारत में व्यापार व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किया। तो याद रखिएगा कि जो कुन्हा है, ठीक है, इसी का नाम आता है राजधानी परिवर्तन को लेकर, ये राजधानी एस्टेब्लिशमेंट को लेकर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए बेसिन द्वीप 1534 में उनके शासन के दौरान अधिग्रहण किया गया था, ठीक है। तो ये कुन्हा की ही बात किया जा रहा है कि ये जो है ये कोचीन से गोवा की तरफ स्थापित हुआ, ठीक है, और बेसिन द्वीप जो है इसी के क्षेत्र में उसने अपने राजधानी को एस्टैब्लिश किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। कार्टेज प्रणाली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति से संबंधित है? कार्टेज, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्टेज प्रणाली के बारे में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी। कार्टेजो प्रणाली जो था ये किसका था? तो ये था पुर्तगालियों का, ठीक है, पुर्तगालियों का। अब इसके एनालिसिस की बात करेंगे तो आप थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे लीजिए, ठीक है।
कार्टेजा प्रणाली पुर्तगालियों से संबंधित थी। इस प्रणाली को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था। अब बात था भैया ये ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या? तो ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, समुद्री क्षेत्र है। अब इस समुद्री क्षेत्र में, ठीक है, व्यापार करने के लिए इन लोगों ने इस पर अलग अलग नियम कानून बनाना शुरू किया, ठीक है, और उसी नियम कानून को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। और ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये लाया किसने था? तो इसको लाने का काम जो करता है वो अल्मीड़ा करता है, ठीक है, जो अल्मीड़ा है ये करता है। और इस ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त करने का जो काम करता है वो कौन करता है? तो अल्बुकर्क करता है, ठीक है। तो इसी को याद रखिएगा, इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को कार्टेजे प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअल में था क्या? तो भारतीय समुद्र के व्यापार करने के लिए कुछ नियमावली तय किए गए थे, ठीक है। अब आइए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पुर्तगालियों का मुगलों से पहला संघर्ष किस शासक के समय में हुआ था, ठीक है। अब पुर्तगालियों का मुगलों से पहला संघर्ष जो है वो किस शासक के समय में हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि जब पुर्तगाली लोग भारत में आया था, ठीक, कब आया था? 1498 में। और 1498 में भारत में सत्ता में कौन है? ठीक है, तो कौन होगा? ठीक है, लोधी वंश की शुरुआत हो रही थी उस समय पर, ठीक है। हालांकि कह सकते हैं कि सैयद वंश का जो था उसकी समाप्ति हो रही थी और लोधी वंश की लगभग शुरुआत होने की व्यवस्थाएं शुरू हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रखिएगा कि ये लोधी वंश जो है, ठीक है, इसके शासनकाल में ही लगभग सिकंदर लोधी के शासनकाल में ही आया हुआ था। कौन? तो ये पुर्तगाली लोग आए हुए थे। हमसे क्या पूछ रहा है कि संघर्ष किससे हुआ था? 1526 में तो मुगल लोग आ गया, ठीक है, बाबर शासन किया, हुमायूं शासन किया, अकबर शासन किया, लेकिन ऐसा कौन रहा था जिससे संघर्ष हुआ था? किसका? ये पुर्तगालियों। किससे हुआ था? तो याद रखिएगा जहांगीर जो था इसने पहली बार संघर्ष किया था पुर्तगालियों से, ठीक है। एक्चुअल में था क्या कि ये मतलब जो ब्लू वाटर पॉलिसी था, ठीक है, इस टाइप के कुछ पॉलिसी थे, उससे व्यापारों को क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया था। याद कीजिए कुछ देर पहले आपको बताया था कि बंगाल में हुगली नदी के तट पे इन लोगों ने लूट मार का जो है वो अड्डा बना दिया था। अब उस अड्डा के कारण क्या होता था कि जब भी मुगल बादशाह का कोई जहाज वहाँ जाता था ये लोग उसको लूट लाट के और यूरोप में भेज देते थे। यही कारण था कि मुगल बादशाह जो है इस चीज़ से चिढ़ जाता है और चिढ़ने के बाद ये पुर्तगालियों से संघर्ष शुरू कर देता है। तो याद रखिएगा जहांगीर पहला व्यक्ति था जिसने पुर्तगालियों से संघर्ष करना शुरू किया था, ठीक है। अकबर को इससे कोई विशेष मतलब नहीं था, मस्त आया था, अपना आलू वालू खाया था और जीवन का आनंद लिया था, ठीक है। याद रखिएगा पहला, ठीक है, ये संघर्ष जो है ये कब हुआ था? तो 1613 ईस्वी में इन लोगों ने संघर्ष किया था, ठीक है। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करेंगे। किस पुर्तगाली बैरिस्टर ने भारतीयों से विवाह की नीति को प्रोत्साहित किया? अब देखिए ये थोड़ा सा विचित्र टाइप का क्वेश्चन है। ये जो अल्बुकर्क है, ये अल्बुकर्क ये थोड़ा सा, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा दिमाग चलाने वाला व्यक्ति था। इसने देखा कि अगर अपने आप को भारत में एस्टैब्लिश करना है तो भारतीयों से रिलेशन जोड़ना होगा। तो इनने क्या किया कि जितने भी मतलब इसके अधिकारी लोग थे उन अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिया कि आप लोग मैरिज पॉलिसी अपनाइए। क्या कीजिए कि भारतीयों में, ठीक है, मतलब भारतीयों में, भारत में यहाँ पर जो भी भारतीय हैं, ठीक है, भारतीय महिलाओं से विवाह कीजिए और विवाह करके अपने आप को यहाँ एस्टैब्लिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि भाई भारत में दामाद की इज्जत किस तरीके से होती है। ताकि वो अलग बात है कुछ लोगों की नहीं होती है, ठीक है, लेकिन हाँ भारत में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इज्जत किया जाता है, ठीक है। तो ये बात जो है अल्बुकर्क को पता था। अल्बुकर्क ने ये मैरिज पॉलिसी लाया और भारतीयों में अलग अलग मतलब जो भी पुर्तगाली थे उनको अलग अलग भारतीयों से विवाह करने की पॉलिसी समझाई। बोला कि ब्याह करो, यहाँ एस्टैब्लिश होगा, जितने इन लोगों से घुलोगे मिलोगे व्यापार उतने अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। यही कारण रहा था कि ये मतलब विवाह पॉलिसी लाया था। तो याद रखेंगे अगर विवाह पॉलिसी की बात करेगा तो कौन लाया था? तो वो अल्बुकर्क लाया था, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। पुर्तगाल की नौसेना ने 1509 में संयुक्त बेरे को पराजित कर हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गई, ठीक है। बेरे में शामिल था, मतलब वही बात कर रहे हैं कि ये जो पॉलिसी जो लाया था ये, ठीक है, वर्ल्ड ब्लू वाटर पॉलिसी, इन पॉलिसियों के कारण ये जो लूट करता था ये, ठीक है, हिंद महासागर वाले क्षेत्र में, तो इस लूट में किस किस को निपटाया था ये, उसी की बात हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किस किस लोगों को निपटाने का काम करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी 1, 2 और 4 होगा, 3 नहीं होगा। क्यों 3 नहीं होगा? क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे कि 1509 नहीं, अभी आपको बताया था कि 1509 नहीं, हट जा सिमसिम, हट गया सिमसिम, हाँ, अभी आपको बताया था कि 1509 नहीं, ये कब था? तो ये 1513, 1513 में पहला 1513 नहीं, सॉरी, 1613, 1613 में
पहला संघर्ष हुआ था जहांगीर के साथ, किसका? तो पुर्तगालियों का। जबकि हमसे पूछ किसका रहा है? तो 9 का। तो जाहिर सी बात है कि मुगलों से पहला संघर्ष तो 1613 में होता है। तो ऑप्शन ये स्टेटमेंट 3 जो है हमारा सीधे गलत होगा। तो जहाँ जहाँ 3 है काट दीजिए, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, बाकी गुजरात की सेना से हुआ था, तुर्की से हुआ था, मिस्र से हुआ था। तो इस प्रकार से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। पुर्तगालियों द्वारा गोवा में धार्मिक न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, अब देखिए ये लोग धर्म में हस्तक्षेप करना शुरू किया। अभी आपको बताए थे कि ये लोग ईसाई धर्म को प्रायोरिटी देना शुरू किया भारत में। ठीक है, तो भारत में ईसाइयत को प्रायोरिटी देना शुरू किया किन ने? तो पुर्तगालियों ने। अब किया है तो कुछ ना कुछ तो उटपटांग करेगा। तो इसने धार्मिक न्यायालय स्थापित कर दिए और वहाँ पर धार्मिक लोगों को बिठाया और वो लोग न्यायाधीश के रूप में काम करने लगे और जजमेंट का काम वो लोग करने लगे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो याद रखिएगा कि 1560 में पुर्तगालियों ने धार्मिक न्यायालय की स्थापना की और वहाँ अपना जज बिठा के इन लोगों ने भारतीय के मतलब जो भी व्यवस्थाएं थी, ठीक है, उनके अपराधों के लिए इनको सजा देना शुरू कर दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि इनने कार्यपालिका व्यवस्था को तो अपनाया ही, ठीक है, साथ ही साथ अब ये लोग, ठीक है, भारत का न्यायपालिका व्यवस्था जो जुडिशियरी सिस्टम जो है, उस जुडिशियरी सिस्टम को भी अपने कंट्रोल में लेने का ये लोग प्रयास वर्ष 1560 से करने लगा था। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 1560 हो जाएगा। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। पुर्तगालियों के पतन के कारणों में, ठीक है, निम्न में से क्या सम्मिलित है? अब आपको ये बताना है कि पुर्तगाल जो है, ठीक, समाप्त काहे हो गया? इतना ज़्यादा हम लोग पुर्तगाल के बारे में पढ़े, ठीक है, और बात यह था कि पुर्तगाल भारत में आया 1498 में सबसे पहले आया, लेकिन सबसे ज़्यादा तो प्रभाव अंग्रेजों का रहा। तो फिर ये पुर्तगाल गया कहाँ और बर्बाद हुआ तो हुआ कैसे, क्यों हुआ? तो इसके बर्बादी के पीछे का कारण कुछ चीज़ें हैं, उस कारण को आपको याद रखनी है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पुर्तगालियों को बर्बाद करता है? तो याद रखिएगा, सबसे पहला धार्मिक और वैवाहिक नीति। लगा दामाद बनने लोगों का, ठीक है, कब तक बना रहेगा? ठीक है, दामाद की इज्जत होती है, सही बात है, ठीक है, लेकिन हर किसी की नहीं होती। ठीक है, और एक बार समझ में आ जाए कि दामाद छेछरा है, फिर तो उसका कहानी खत्म। ठीक है, तो ये जो धार्मिक नीति थी, ठीक है, ज़बरदस्ती धर्म में टांग अड़ा देना। और भारतीय जो है वो धार्मिक रूप से बहुत संवेदनशील होते हैं। ठीक है, जब भी इनको पता चलता है कि हमारे धर्म में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप किया जा रहा है, मतलब ये लोग भूखे भेड़िए की तरह दौड़ते हैं उसके पीछे। तो धार्मिक नीति में अपना इंटरफेयर करने के कारण, वैवाहिक नीति में इंटरफेयर करने के कारण, इन सब चीज़ों के कारण जो है वो पुर्तगालियों का सत्ता धीरे धीरे भारत में कमज़ोर होने लगा था। उसके बाद दोषपूर्ण राजनीति, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे राजनीति ये लोग करता था जो, ठीक है, अब लूट लेना। आप सोचिए ना, किसी को आप लूट रहे हैं तो क्या आपको अपना संरक्षक मानेगा? नहीं मानेगा। तो इस प्रकार से ये भी समस्या होने लगा था। ठीक है, साथ ही साथ अंग्रेजी और डच शक्ति का भारत में प्रवेश। अब ये भी बात है कि ये जो 1498 में आया, लगभग कुछ सालों तक शासन किया, और जैसे ही 1600 का समय आया, डच और ये इंग्लैंड दोनों के दोनों भारत में प्रवेश किए। अब अंग्रेज आए, डच आए, अब ये लोग आया तो इन लोगों के पास बेहतर सेना व्यवस्था था, बेहतर रिसोर्सेज था, बेहतर पॉलिसी थी। तो इन सब चीज़ों से ये लोग भारत में स्थापित होना शुरू हुए और पुर्तगाली जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो इस हिसाब से अगर पूछे कि क्या इसमें से, ठीक है, पतन का कारण है, तो तीनों के तीनों जो है, ठीक है, तीनों के तीनों रिलीजियस एंड मैट्रिमोनियल पॉलिसी, ठीक है, पॉलिटिकल पॉलिसी, एंट्री ऑफ इंग्लिश एंड डच पावर इन इंडिया, ये तीनों के तीनों पॉलिसी जो है वो बर्बाद किया किसको? पुर्तगाल को। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत छोड़ने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो अभी आपको बताया था कि पुर्तगाली सबसे लेट में गया था। कब गया था? तो 1961 में गया था। क्यों गया था? क्योंकि 1961 तक इसने गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में रखे हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, गोवा के जो गवर्नर जनरल रहे थे, बताइए उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अल्फा बीटा गामा फलाना चिलाना ढिमका। देखिए, इसके सही आंसर की हम बात करें तो पहले स्टेटमेंट पढ़िए। मैनुअल एंटोनियो, ठीक है, वासालो ई सिल्वा 1947 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे। अब क्या ऐसा था कि 1947 में था? 1947 में भले भारत आज़ाद हो गया, लेकिन उस समय भी गोवा पर अधिकार किसका था? पुर्तगालियों का था।
ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन मतलब कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो 1947 में गोवा के क्षेत्र में इसका अधिकार तो था, लेकिन भैया बात यो है कि वहाँ पर एंटोनियो वसालो सिल्वा तिल्वा जो था ये पुर्तगाली गवर्नर जनरल नहीं था। ठीक है, जोस फेरेरा बोसा 1961 में गोवा के गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, ये भी गलत है। देखिए एक्चुअल में किया क्या है ना कि ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर दिया है। ठीक है, तो दोनों गवर्नर जनरल को आप इधर से उठा के उधर बैठा देंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे किसकी, 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पुर्तगालियों के आगमन के समय उत्तरी भारत का मतलब उत्तरी भारत पर कौन शासन कर रहे थे। अभी आपको देर पहले बताया था कि उत्तरी भारत पे शासन जो है वो कौन लोग कर रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब पुर्तगाली आए थे 1498 में, तो इस समय लोदी वंश का शासन वहाँ पे चल रहा था, और लोदी वंश का जो शासक था सिकंदर लोदी, इस सिकंदर लोदी के समय में ये लोग भारत के क्षेत्र में एंट्री किए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे हम। किस पुर्तगाली शासन के दौरान चलिए खेद के लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23, किस पुर्तगाली शासन ने भारत में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज के लिए आदेश दिया था। मतलब जब पुर्तगाली शासक मतलब पुर्तगाली लोग भारत की तरफ आना शुरू किए थे, तो किसी न किसी से तो अनुमति लिए होंगे ना। तो उस समय पुर्तगाल का जो शासक था उसने भारत को मतलब ये पुर्तगाली के जो भी यात्री लोग थे, व्यापारी लोग थे, उनको परमिशन दिया भारत की तरफ आने का, हिंद महासागर की तरफ आने का। तो हमसे पूछ रहा है कि ये लोग परमिशन किससे लेकर आया था। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर किससे लेकर आया था, तो याद रखिएगा किसका, ये डॉम हेनरिक नाम का जो बंदा है ये उस समय पर पुर्तगाल का शासक था, और इसी ने परमिशन दिया था वास्को डी गामा को भारत के क्षेत्र में पहुंचने के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो वो ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। वास्को डी गामा किस वर्ष गवर्नर बनकर भारत आया था। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, ठीक है, ये है कि बहुत कम लोगों को ये पता रहता है। ये ठीक है, सबको पता है कि वास्को डी गामा भारत तो आया था, लेकिन ये भारत आने के बाद व्यापार करके वो चला गया था, फिर उसके बाद आया था एक और गवर्नर बन के आया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसे ही नॉर्मली वो कुछ दिनों तक गवर्नर के रूप में काम किया था, बस सक्सेस नहीं हो पाया था। तो अगर पूछे कि वास्को डी गामा किस वर्ष जो है वो भारत गवर्नर बन के आया था, तो याद रखिएगा कि 1524 में जो है वो ये गवर्नर बन के आया था। 1524 में भारत में वापस गवर्नर बन के आया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आइए हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 25 की। वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब दूसरी बार वास्को डी गामा जो है ये भारत कब आया था और क्या था, इससे रिगार्डिंग कुछ कथन दिए हुए हैं, उस कथन के बारे में आपको बताने। ठीक है, देखिए वास्को डी गामा की दूसरी यात्रा 1504 में हुई थी। ठीक, हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या वास्को डी गामा दूसरी बार भारत जो आया था वो 1504 में आया था, ऐसा था क्या। ठीक है, तो जी भैया हाँ बिल्कुल था। ठीक है, लेकिन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो पूछ कह रहा है कब आया था, तो ये 1504 इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1504 में नहीं, वो 1501 के आसपास वो फिर दोबारा आया था। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, पहला। ठीक, जो गलत है हमसे पूछ क्या रहा है कि गलत आंसर क्या है, तो पहला तो हमारा ये सही हो जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप कालीकट, कोचीन और कन्नौज में ठीक है व्यापारिक केंद्रों को स्थापना किया। ठीक है, हाँ ये भी बात थी कि जब ये वापस रिटर्न आया था, तो रिटर्न आने के बाद इसने क्या किया था कि अपनी सत्ता जो है वो कालीकट में, ठीक है, कोचीन में, कन्नौज में, इन क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था, तो याद रखिएगा ये 1502 में आया था। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, एक नहीं होगा, 1502 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 1502 में आया था। बाकी कथन 2 जो है वो बिल्कुल सही है कि ये कोचीन के क्षेत्र में, कालीकट के क्षेत्र में, कन्नौज के क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित करने का काम किया था। ठीक है, ठीक है, 1498 में पहली बार, दूसरी बार 1502 में। कौन, वास्को डी गामा। ठीक है, कहाँ का था, पुर्तगाली का। और याद रखिएगा 1524 में ये गवर्नर बन के भारत में आया था। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 26। अल्बुकर्क 1509 से 15 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अल्बुकर्क के बारे में बताना है कि इसमें से क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक माना जाता है कौन, तो ये माना जाता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली, ठीक है, मतलब सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और हमने पिछले क्वेश्चन में ये बात भी किया था कि हाँ अल्बुकर्क जो है इसको रियल फाउंडर माना जाता है
ठीक है, किसका? तो पुर्तगालियों का भारत में। ठीक है, बीजापुर से गोवा जीत लिया था, तो ये भी पढ़े थे कि भैया हाँ 1510 में जो है इसने बीजापुर से गोवा को जीत लिया था। ठीक है, 1510 में देवराय द्वितीय से, ठीक है, भटकल पर कब्जा कर लिया था। ठीक, अब देखिए यहाँ से देवराय द्वितीय के बारे में पूछ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि देवराय द्वितीय जो है ये कहाँ का शासक है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ का है ये भैया। तो ये याद रखिएगा कि ये जो विजयनगर साम्राज्य चल रहा था उस विजयनगर साम्राज्य का शासक था देवराय द्वितीय। ठीक है, तो ये 1510 में उस पर ये, ठीक है, भटकल पर कब्जा कर लिया, ऐसा कोई बात नहीं था। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत के मूल निवासी के साथ विवाह करने की नीति जो है ये नीति शुरू किया था। ठीक है, तो ये शुरू नहीं किया था अल्बुकर्क, हाँ भाई सही बात है, इसने तो ये शुरू किए थे। ठीक है, ये जो, ठीक है, ये तो शुरू किए थे, बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आइए मुसलमानों को सताया और अपने प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये भी सही है कि इसने, ठीक है, मुसलमानों को टॉर्चर करने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन चल रहा था। तो थोड़ी बहुत, ठीक है, वो लोग जैसे लोधी वंश का शासन रहा, फिर मुगलों का शासन रहा। ठीक है, तो इन लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा टॉर्चर करने का काम करता है। और साथ ही साथ, ठीक है, इसने सती प्रथा का जो व्यवस्था था उसको समाप्त करने का कोशिश किया। तो अल्बुकर्क से रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन सही है? सबसे पहला तो ये हो जाएगा कि ऑप्शन ए मतलब कथन ए सही है। दूसरा, बीजापुर के क्षेत्र को जीता था, गोवा वाला क्षेत्र पर। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, तीसरा जो क्षेत्र है ये मतलब देवराय द्वितीय वाला, वो आपका एक गलत हो जाएगा। उसके बाद मूल निवासी विवाह करने की नीति अल्बुकर्क ने ही अपनाया था और सती प्रथा ही सबको खत्म करने का बात वह किया था। तो एक स्टेटमेंट 3 को अगर हम हटा दें तो बाकी सारे सही होने चाहिए। 1, 2, 4 और 5। देखिए 1, 2, 4, 5 ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कीजिए विचार। 1532 में नीना डुकुना ने राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। हमसे क्या पूछ रहा है? किसके बारे में? तो कुन्हो के बारे में। और याद कीजिए कुन्हो के बारे में हमने आपको बताया था कि कुन्हो जो था, ठीक है, इसने क्या बताया था? तो इसने, ठीक है, राजधानी को गोवा के क्षेत्र में स्थानांतरित किया था कोचीन से। अब बात है कब किया था? तो पिछला क्वेश्चन में हम लोग बात किए थे, अगर आपको याद होगा तो 1532 नहीं बल्कि 1534 सही आंसर था। ठीक है, तो ये 1532 दिया हुआ है, मतलब ये तो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद दीव और बेसिन गुजरात के राजा बहादुर शाह से पुर्तगालियों के कब्जे में आ गए। ठीक है, हाँ ये भी ये सही है। ठीक है, कि दीव और जो बेसिन के गुजरात वाला क्षेत्र जो है ये सब बहादुर शाह के कब्जे में था, जो बाद में पुर्तगालियों के कब्जे में आ गए थे। ठीक है, तो ये तो सही है। बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ बातचीत करते समय 1535 में दीव पर मारा गया था। ठीक है, अब पूछ रहा है कि दीव पर मारा गया था, मारा तो गया था, ये बात सही है, लेकिन वो 1535 नहीं था, डेट गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएंगे। तो ये हमसे पूछ कर रहा है कि गलत कथन बताइए। हाँ, गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो आपका 1 और 3 जो है वो गलत स्टेटमेंट है, जो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बात ये है कि ये, ठीक है, देखिए उसको मारा कब गया था? तो मारा था उसको 1534 में नहीं बल्कि 1537 में। ठीक है, तो याद रखिएगा बहादुर शाह को निपटा दिया था कुना कब? तो 1537 ईस्वी में। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कारक, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या है जो पुर्तगालियों के लिए मतलब पतन में इसके जिम्मेदार नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िए चारों कि कौन सा आपको लगता है कि इसमें से पुर्तगाली के बर्बाद होने के पीछे का वो कारण नहीं था। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि इसमें से क्या आंसर हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है, ठीक है, ये हो जाना चाहिए कि पुर्तगाली उपनिवेशीकरण की महत्वाकांक्षाओं के पूर्व की ओर, ठीक है, और मलय द्वीप की ओर मुड़ना। ठीक है, मतलब ये लोग उपनिवेशीकरण महत्वाकांक्षाओं के पूर्व की ओर नहीं, हालांकि पुर्तगाली देखिए पूर्व की ओर नहीं मुड़ के ये लोग पश्चिम की ओर मुड़ना शुरू किया, जैसे कि ब्राजील वाला क्षेत्र जो हो गया। ठीक है, उन क्षेत्रों में इन लोग का अधिकार होने लगा था, तो ये लोग पश्चिम की तरफ मुड़ना शुरू कर दिए थे, जिस कारण से भारत में इनकी धीरे धीरे जो है वो प्रभुत्व कम होने लगा था। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाना चाहिए, ठीक है, वो मतलब गलत आंसर वो ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। बाकी आपके 4 ऑप्शन, ठीक है, सही होंगे। जैसे ए हो गया, पुर्तगाली वर्चस्व को चुनौती देने वाले अंग्रेजी और डच वाणिज्य महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ था। ठीक है, तो बाकी पढ़ लीजिएगा, ए, सी और डी जो है ये सही आंसर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी के संबंधित है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय शक्ति को हिंद महासागर के स्वामी बनाना था? आपको पता होना चाहिए ब्लू वाटर पॉलिसी से 2 व्यक्ति संबंधित है, एक अल्मेरा, एक अल्बुकर्क। अल्मेरा शुरू किया था, अल्बुकर्क खत्म किया था। तो हमसे पूछ रहा है कौन संबंधित है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जिसने इसको आगे बढ़ाया, तो इसका ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 जो है क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भारत में पुर्तगाली शासन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पुर्तगाली
पहली यूरोपीय शक्ति थी जिसने भारत में दास व्यापार शुरू किया था। मतलब पूछ रहा है क्या पुर्तगाली पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत में दास प्रथा को की शुरुआत की थी। ठीक है, अब देखिए सही है कि गलत है। ठीक है, दूसरा, मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल के गवर्नर को पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। आपको पता होना चाहिए कि भैया अकबर नहीं, पहली बार 1613 में पुर्तगालियों का संघर्ष होता है मुगलों से, और अकबर की कहानी 1605 में ही समाप्त थी। उसके बाद का रहा कौन, तो जहांगीर। तो पुर्तगालियों से संघर्ष जहांगीर का हुआ था, ना कि अकबर की। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दो तो हमारा सीधे सीधे गलत होगा, हमसे सही पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ये हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, दास व्यापार जो है ये पहली बार पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था भारत के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हमारा रहा। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन जो है, ये 30 क्वेश्चन आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये 30 क्वेश्चन हुए, 30 क्वेश्चन में ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है हम लोग वो एक एक करके, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग बातों को भी जानने का प्रयास किए हैं। ठीक, अगर इसको आप थोड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो उम्मीद है कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री जो इतने बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएंगे कि फिर कोई क्वेश्चन छूटने के चांस ही नहीं बनते हैं। बशर्ते यह है कि आप इसको अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं तो। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, बाकी जैसा भी लगे, ठीक, मिलेंगे हम लोग अगले अपने इस, ठीक है, वीडियो में, जिसमें आपको 31 से लेकर आगे तक का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।